नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। करते क्लास आज की स्टार्ट। जहां पर कल हमने क्लास छोड़ी थी वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं आज पे क्लास। जीव विज्ञान की विस्तृत क्लास है। जीव विज्ञान की इसमें क्वेश्चन लिए गए हैं ज्यादातर। जैसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, ये पूछ रहा है हमारे शरीर का अधिकतम भार किसका बना होता है। यानी हमारे इसका जो वेट है, जैसे किसी का 80 किलो वेट है, 80 केजी वेट है, तो उस 80 केजी वेट में अधिकांश हिस्सा किसका है? हड्डियों का है, त्वचा, मांसपेशी, अंग का है, शारीरिक अंगों का है, या फिर जल का है? बच्चों, जल का होता है। हमारे शरीर का औसतन 65% जो भार का जो होता है वो जल होता है। और किसी व्यक्ति का 100 किलो वजन, तो मान के चलिए उसमें 65% के आसपास जो है वो जो वेट है वो केवल जल का वेट है, पानी का वेट है, लिक्विड का वेट है। अब ये लिक्विड केवल जल के फॉर्म में नहीं होता हमारे शरीर में। ये लिक्विड हमारे शरीर में जो होगा, ये जैसे ब्लड है लिक्विड फॉर्म में है, हमारा जो लस्सी का द्रव्य होता है वो लिक्विड फॉर्म में है, हमारे अंदर जल होता है वो लिक्विड फॉर्म में है, अश्रु होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो जलीय भाग जो है वो 65% है। तो आंसर क्या हुआ इसका? जल हुआ। दूसरा, एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत कितना होता है? अभी बताया मैंने आपको, कितना? 65% होता है। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? क्या लोहा है, ऑक्सीजन है? ये पूछ रहा है तत्व कौन सा है। अगर वो ये पूछता मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो फिर तो लोहा होता। पर क्या पूछ रहा है? तत्व पूछ रहा, एलिमेंट पूछ रहा, कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो हमको एलिमेंट बताना है बच्चों। एलिमेंट कौन सा ज्यादा है? एलिमेंट होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में हमारे शरीर में ऑक्सीजन पाया जाता है। हमारे ब्लड में भी क्या है? ऑक्सीजन है। हड्डियों में भी क्या है? ऑक्सीजन है। मांसपेशियों में भी क्या? हमारी सब में हमारा ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन ध्यान रखना बच्चों, हमारे शरीर का सबसे ज्यादा जो तत्व है अगर पूछ तो ऑक्सीजन है। और आप जानते भी होंगे पृथ्वी के ऊपर भी सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वो ऑक्सीजन ही है। कौन सा है? ऑक्सीजन। और ब्रह्मांड में जो तत्व पाया जाता है वो हाइड्रोजन है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। हमारे शरीर में क्या है? ऑक्सीजन है। और पृथ्वी पर पूछे तो भी क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है। और अगर पूछे ब्रह्मांड में कौन सा, तो हाइड्रोजन है। कौन सा? हाइड्रोजन। और हमारे शरीर में कौन सा है? ऑक्सीजन है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। कितनी? 206 हड्डियां। लेकिन जब वो बच्चा होता है, नवजात शिशु होता है, तो उसमें लगभग 310 के आसपास, लगभग 300 के रूप में हड्डियां होती हैं। उनको हड्डी नहीं, उनको कहते हैं कार्टिलेज। वास्तव में वो कार्टिलेज होता है। ये 310 हड्डियां जुड़कर ही बाद में अस्थियां बनती, जिन्हें बोन कहते हैं। क्या बनती है? अस्थियां बनती है। क्या कहते हैं? बोन कहते हैं। तो वयस्क मनुष्य में कितनी होती है? 206 हड्डी होती है। अब ये पूछेंगे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो होती है स्टेपीज, जो कान में होती है। कहां होती है? कान में होती है। और हमारे कान में 6 हड्डियां होती हैं। ध्यान रखना आपको, कितनी? 6 हड्डियां होती है हमारे कान में। जो 6 हड्डियां होती है, 3 एक तरफ होती है और 3 एक तरफ होती हैं। तो स्टेपीज भी कितनी होगी इसके मिला के? स्टेपीज भी 2 होगी, एक इस कान में और एक इस कान में। तो 2 स्टेपीज होती हैं, एक इस कान में और एक इस कान में। कितनी होती है कान में हड्डी? कान में 6 हड्डी होती है। चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं, कान में 6 होती हैं और खोपड़ी में 8 हड्डी होती हैं। तो कुल कितनी हड्डियां होगी? कुल मिला के 28 हड्डी हमारे खोपड़ी में होती है। केवल इस वाले हिस्से में केवल 28 हड्डियां होती हैं। 14 चेहरे में, 6 कान में और 8 खोपड़ी में होती हैं। एक हड्डी 29वीं भी होती है, हाइड हड्डी बोलते हैं उसको। हाइड वो होती है हमारी गर्दन के नीचे ना, जहां गर्दन ऐसे घूम जाती है, गोल गोल सी होती है, वहां टिकी होती है बीच में, हमारी जीभ के पीछे की तरफ होती है। तो हाइड हड्डी होती है। तो अगर पूछते हैं कि हमारी खोपड़ी में कितनी हड्डी है, तो आपको 28 लगानी, ना कि 29 लगानी। मानव शरीर की लघुत्तम हड्डी, सबसे छोटी हड्डी, मैं बताया था आपको, कहां होती है? कान में होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 28 हड्डी होती है। ये क्वेश्चन आ ही गया है। कुल कितनी हड्डियां हैं? 28 हड्डियां मानव की खोपड़ी में।
कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी कौन सा ऐसा लवण है जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, वह है बच्चों कैल्शियम फास्फेट। कौन सा? कैल्शियम फास्फेट। हमारी हड्डियों में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा तत्व है कैल्शियम फास्फेट होता है। मनुष्य शरीर में पसलियां कितनी होती है? पसलियां होती है 24, 12 एक तरफ होती है, 12 एक तरफ होती है, तो 12 के जोड़े होते हैं। कुल कितनी होती है? 24 होती हैं। जोड़े कितने होते हैं? 12 के। 6 इधर होती है, 6 इधर, और 6 पीछे होती हैं, तो कितनी होगी? 6 इधर होगी, मतलब 6 और 6 12, और 12 दूनी 24, तो कुल तो 24 होती हैं, पर जोड़े कितने? 12 जोड़े होते हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसे होती है? पैर की हड्डी खोखली होती है, ठोस होती है, कीलक होती है। पैर का मतलब ही नहीं पूरा पैर, पैर वाला पता है घुटने से नीचे जो हिस्सा होता है, तो वो हड्डी ठोस होती है। ध्यान रखना, क्या होती है? ठोस। जो फीमर हड्डी है, जो कि सबसे बड़ी हड्डी है, जांग की हड्डी ना, जांग की हड्डी को बोलते हैं फीमर की हड्डी, जांग की हड्डी को। तो फीमर हड्डी सबसे बड़ी हड्डी है, सबसे भारी भी और सबसे लंबी भी है, सबसे बड़ी भी है फीमर हड्डी। फीमर हड्डी खोखली होती है, इसी तरह जब फीमर टूट जाती है तो उस फीमर के अंदर रोड डाल देते हैं, ऐसे करके एक रोड डाल दी और ये पूरी फीमर जुड़ जाती है। पर जो घुटने जो नीचे वाला हिस्सा होता है, वो हड्डी हमारी ठोस होती है। क्या होती है? ठोस। हमारी फीमर में यानी जांग में बोन मैरो होता है, जहां पर आरबीसी, रेड ब्लड सेल और डब्ल्यूबीसी बनते हैं। लेकिन जो घुटने जो नीचे वाली हड्डी है, वो ठोस होती है, उसमें बोन मैरो इस तरह का नहीं होता है, ठीक ना, इसलिए वो ठोस अवस्था में होती है। तो पैर की हड्डी कैसी होती है? ठोस। जो पंजा आपका, वो हड्डी भी कैसी है? ठोस अवस्था में। पंजे की हड्डी भी ठोस अवस्था में है। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? किसको बोलते हैं आर्थो? जब भी देखो हड्डी को जो होता है ना अध्ययन, से बोलते हैं आर्थोलॉजी, और हड्डी डॉक्टर को आर्थोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो आर्थोप्लास्टी का मतलब कहीं ना कहीं हड्डी से जुड़ा हुआ है। तो ओपन हार्ट सर्जरी ये भी नहीं होता है, गुर्दा प्रत्यारोपण ये भी नहीं, कुल्ले के जोड़, जुटना हड्डी, कुल्ले के जोड़ का प्रत्यारोपण, यानी कुल्ले के जोड़ को बदलना ही क्या होता है? आर्थोप्लास्टी होता है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं? कितने दांत? एक्चुअली मनुष्य जो होता है, मनुष्य सहित सभी स्तनधारी, कौन से? सभी स्तनधारी जो होते हैं, जो बच्चों जन्म देते हैं, ये द्विवार दंती होते हैं। क्या होते हैं? ये द्विवार दंती होते हैं, यानी इनके दांत 2 बार आते हैं, द्विवार दंती बोलते हैं। तो मनुष्य में 20 दांत तो 2 बार आते हैं और 12 दांत एक ही बार आते हैं, ठीक है ना। 20 कितने बार आते हैं? 2 बार। और 12 कितने बार आते हैं? एक बार। क्या पूछ रहा हूं? कितने दांत 2 बार आते हैं? तो कितने 2 बार आते हैं? 20 दांत। और कितने एक बार आते हैं? 12 दांत। जो ये दांत है आपके, ध्यान रखना, ये दांतों के 4 प्रकार हैं। स्तनधारी जैसे मनुष्य है, उसमें 4 प्रकार हैं। सभी स्तनधारी में 4 प्रकार के दांत नहीं होते हैं, मनुष्य में 4 प्रकार के, जिसमें दांत अलग अलग होते हैं, उन्हें बोलते हैं विषम दंती, विषम दंती, हेट्रोडेंट, द्विवार दंती, डाइफोडेंट, और विषम दंती, हेट्रोडेंट। तो 4 प्रकार के दांत हैं। पहला है कृंतक, दूसरा है रदनक, तीसरा है अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक, और चौथा है चवर्णक। चवर्णक, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। कृंतक जो ये होते हैं सामने वाले 4 ऊपर के, 4 नीचे के, तो कुल कितने हो गए? 8 दांत हो गए। भोजन को काटने का काम, जब आप सेब काटते हो, कोई चीज काटते हो, जब बच्चा काटता है ना, किसी को बुड़का भर लिया बच्चे ने, तो कृंतक का इस्तेमाल करता है। किसका इस्तेमाल? कृंतक का। सेब काटने में, अमरूद काटने में किसका इस्तेमाल होगा? कृंतक का। बच्चा काटता तो कौन सा? कृंतक इस्तेमाल। तो सामने के 4 हैं। रदनक मतलब किल्ला, 2 इधर होते हैं, 2 इधर होते हैं, तो 2 और 2 कितने हो गए? 2/2। कुल कितने हो गए? 4 दांत हो गए। 2 ऊपर 2 नीचे। जो मांसाहारी जीव हैं, उनके दांत ये रदनक होते हैं, लंबे होते हैं,
मांसाहारी जीवों के। लेकिन जो शाकाहारी जीव हैं उनके दांत ये लंबे नहीं होते, वो छोटे होते हैं उनके दांत। मांस के होते हैं बड़े हैं, कुत्ते के होते हैं, बिल्ली के होते हैं बड़े होते हैं। अगर चवर्णक ये रत्नक के पीछे होती हैं, जाड़े होते हैं, ठीक है ना। इनकी संख्या 8 होती है, 2 इधर 2 इधर, 4 और 4 नीचे, यानी 2 + 2 और नीचे 2 + 2, कितने हो गए 4/4, कितने कुल मिला के 8 दांत हो गए। तो 8 ही होते हैं अग्र चवर्णक। ये रत्नक के पीछे होती हैं, 2 इधर होंगी 2 इधर होंगी, 4 और 2 होंगी नीचे। ये भोजन को चबाने का काम करती है, रत्नक भोजन को फाड़ने का काम करता है। जब हम जो मांसाहारी जीव है जो मांस हटाते हैं हड्डियों से तो रत्नक का इस्तेमाल करते हैं। तो भोजन को फाड़ने का काम रत्नक काम करता है, भोजन को काटने का काम ये करता है, भोजन को पीसने का काम अग्र चवर्णक करते हैं, जिनकी संख्या 8 होती है। तो कितने हो गए 8 × 12 और 8 20 दांत। ये 20 दांत बच्चे में 2 बार आते हैं। जब बच्चा 5 से अधिक साल का होता है तो उसमें दांत आने शुरू हो जाते हैं। लगभग 9-10 साल तक ये आते हैं, लेकिन लगभग जान के चलिए आप 20 साल तक से लेकर 22 साल तक दांत पूरे होते हैं। पूरे 32 के 32 दांत 22 साल तक पूरे होते हैं चल के। तो ये तो 2 बार आएंगे, सब टूटेंगे तब 2 बार आएंगे। पर ये जो 12 दांत है चवर्णक ये 12 होते हैं। हाँ, ये कितने होते हैं 12 होते हैं, 3 इधर 3 इधर, 6 और 6 ऊपर होती हैं। ये 12 चवर्णक ये भोजन को बहुत बारीक करते हैं, बिल्कुल पीछे होती हैं चवर्णक जाड़। ये सबसे पिछली जाड़ है, इन्हें बोलते हैं प्रीमोलर, इन्हें बोलते हैं मोलर। तो सबसे पिछली जाड़ है चवर्णक जाड़ होती है, तो सबसे पीछे होती है। जो था अक्कल जाड़ वो लास्ट चवर्णक होती है, उसे थर्ड मोलर बोलते हैं, थर्ड मोलर, थर्ड मोलर है वो थर्ड मोलर होती है। जो होती है ना अक्कल जाड़ वो तीसरी मोलर होती है, थर्ड मोलर होती है। चल ये तो आपके दांतों के प्रकाश। तो मनुष्य में कितने दांत आते हैं 2 बार, 20 दांत 2 बार आते हैं, 12 दांत 1 बार आते हैं। तो क्यों मनुष्य जो है वो द्विवार दंती है और विषम दंती है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहां होती है, जबड़े में होती है। सबसे मजबूत मांसपेशियां कहां होती है, जबड़े की मांसपेशी सबसे मजबूत होती है मानव शरीर के अंदर। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहां पचता है, देखो बिल्कुल कहां पचता है, छोटी आंत में पचता है। हमारे भोजन तंत्र जो होता है, हमारा आहार नाल हमारी मुख से लेकर हमारे गुदा तक का भाग 33 फुट लंबा होता है। कितना 33 फुट, कितने मीटर हो गया, लगभग 8 से 10 मीटर मान लो आप, लगभग 10 मीटर लंबा होता है। तो ये जो आहार नाल है हमारा मुख से लेकर गुदा तक का भाग वो 33 फुट लंबा है। क्योंकि हम शाकाहारी हैं इसलिए हमारा आहार नाल क्या है, लंबा है, देर से पचता है। तो ये हमारा आहार नाल की लंबाई होगी। हमारा जो भोजन पचता है उस भोजन पचने में ध्यान रखना बच्चों, ये चरण होता है। पहला चरण होता है सबसे पहले आता है मुख। कहां था, सबसे पहले मुख में आता है, मुख में आता है। मुख के बाद ग्रासिका, ये जो हिस्सा होता है ग्रासिका बोलते हैं इसको। इसके बाद आमाशय, आमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला होता है ग्रहणी, इसकी लंबाई केवल 2.5 सेंटीमीटर। दूसरा भाग होता है जेजुनम, जेजुनम, इसकी लंबाई लगभग 3.5 मीटर ना 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। तीसरा भाग होता है इलियम, इलियम, इसकी लंबाई लगभग 3.5 मीटर। देखिए आप, ये छोटी आंत का हिस्सा है। पहले हिस्सा कौन सा है, ग्रहणी, फिर कौन सा है, जेजुनम, फिर कौन सा है, इलियम होता है। ग्रहणी सबसे छोटा आता है और इलियम क्या सबसे लंबा होता है।
ठीक है ना। तो छोटी आंत में जब भोजन आएगा, छोटे भोजन कहां आएगा, बड़ी आंत में आएगा। कहां आएगा, बड़ी आंत में। फिर बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला होता है कौन सा, सीकम, कोलन, और तीसरा भाग होता है रेक्टम। रेक्टम ये बड़ी आंत के भाग है। रेक्टम मलाशय होता है, जहां मल इकट्ठा होता है। तो मुख से लेकर देखिए आप कितना लंबा तय करना पड़ता है एक भोजन को, इस रास्ते को, ठीक है ना। तो ये पूरा भोजन का जो हमारा जो भोजन जाता है, पहले मुख में जाएगा, यहां भोजन का पाचन होगा मुख के। फिर कहां जाएगा, ग्रासिका में जाएगा, यहां पाचन नहीं होगा ग्रासिका में, करीब भोजन नीचे जाएगा। फिर कहां जाएगा, आमाशय में, यहां होता है पाचन। यहां पर भोजन लगभग 3 से 4 घंटे यहां रुकता है भोजन, आमाशय में। फिर कहां जाता है, छोटी आंत में, पहले ग्रहणी में, फिर जेजुनम में, फिर इलियम में। इलियम में लगे होते हैं रसांकुर। यहां क्या लगे होते हैं, यहां रसांकुर होते हैं, इन्हें विलाई बोलते हैं, विलाई। यही भोजन में पचे हुए पदार्थ को ब्लड में मिलाने का काम करते हैं, इलियम, ठीक है ना। फिर छोटा से पास जब भोजन अधिकांश भाग संपन्न कहां होता है, छोटी आंत में होता है, क्षुद्रांत बोलते हैं इसको। उसके बाद जब भोजन सारा भाग पच जाता है और ब्लड में मिल जाता है, तो फिर कहां होता है, बड़ी आंत में आता है। बड़ी आंत में केवल जल का ही अवशोषण होता है, केवल किसका, जल का। और जो अनपचा भाग होता है वो रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है। ये होता है आपका भोजन का क्रम, जानने का क्रम भोजन का। अच्छा, अब भोजन का जो चरण है वो निम्न चरण होते हैं, देखो भोजन के पचने के। पहला होता है अंतर्ग्रहण, अंतर ग्रहण करना। जब हम भोजन मुख में लेते हैं तो उसे अंतर ग्रहण बोलते हैं। उसके बाद भोजन, अंतरण के बाद करेगा, भोजन नीचे जाएगा, तो भोजन का पाचन होगा, पाचन। फिर अवशोषण, उसके बाद स्वांगीकरण, और इसके बाद निष्कासन। निष्कासन ये भोजन के चरण है। देखो बच्चों, अंतर ग्रहण, अंतर ग्रहण, तो भोजन मुख में लेना अंतर्ग्रहण कहलाता है। जब भोजन आमाशय में जाता है, छोटे में जाता है, तो पाचन होता है। छोटी आंत में ही पचे भाग का ब्लड में मिलना क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। छोटी आंत में जब भोजन जाता है, जो पोषक पदार्थ हैं वो कहां मिलते हैं, रक्त में मिलते हैं। किसके द्वारा मिलते हैं, रक्त में, विलाई के द्वारा मिलते हैं, रक्त में, विलाई के द्वारा। तो विलाई को बोलते हैं रसांकुर। तो जब भोजन के पदार्थ ब्लड में मिल गए, तो उसके बाद जो ब्लड में मिलता है, तो ब्लड में मिलने के बाद जो पोषक पदार्थ कोशिका तक पहुंच रहे हैं, यानी सेल तक पहुंच रहे हैं, कोशिका तक पहुंच रहे हैं, तो उसे बोलते हैं स्वांगीकरण। पोषक पदार्थ का कोशिकाओं तक पहुंचना, स्वांगीकरण। और जो सारा अपशिष्ट बच गया, फिर सारा कहां इकट्ठा होता है, बड़ी आंत के रेक्टम वाले भाग में, और वो मल के द्वारा बाहर निकल जाता है, उसे बोलते हैं निष्कासन। तो अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, और फिर क्या, निष्कासन। ये हमारे पाचन तंत्र का एक पूरा क्रम है। लार निम्न में से किस पाचन में सहयोग होती है, देखना। भोजन हमारे लार में, हमारे मुख से पचना शुरू होता है, हमारे मुख से ही भोजन पचना शुरू होता है। कह रहे कि निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है, वो तो स्टार्च होता है। ये हमारे मुख से पचना शुरू होता है। हमारे मुख में जो लार निकलती है, उस लार में एक एंजाइम होता है टॉयलिन। टॉयलिन, टॉयलिन ही स्टार्च को, किसको, स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है, माल्टोज में बदलता है। और इस माल्टोज में एमाइलेज एंजाइम होता है, एमाइलेज एंजाइम। अब ये एंजाइम कहा मैंने एक शब्द, एंजाइम। एंजाइम क्या है वास्तव में, एंजाइम वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटीन होते हैं,
और हमारे भोजन को पचाने का काम करते हैं। हमारे मुख से लेकर छोटी आंत तक पूरे हिस्से में एंजाइम निकलते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, पर सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। सारे एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। और ये सारे एंजाइम भोजन को पचाने का काम करते हैं। और ध्यान रखना, हर एंजाइम का एक विशेष कार्य होता है। हर एंजाइम अपना विशेष कार्य ही करता है, और जहां निकलते हैं वही काम करते हैं। अगर मुख में निकला तो मुख में काम करेगा, आमाशय में निकला तो आमाशय में काम करेगा, और छोटी आंत में निकला तो वही काम करेगा। यह नहीं कि मुख में निकला और काम आमाशय में कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है पहले कि एंजाइम जहां निकलते हैं वही काम करते हैं, और जिस काम के लिए जोन सा एंजाइम होता है वो वही काम करता है। अगर लाइपेज एंजाइम है, लाइपेज, तो लाइपेज एंजाइम वसा को ही पचाएगा, बाकी कार्बोहाइड्रेट को नहीं पचाएगा। रेनिन है, रेनिन एंजाइम केवल दूध को फाड़ने का काम करेगा, बाकी और कोई काम नहीं करेगा। कौन सा? रेनिन। तो जो एंजाइम जिसके लिए वो वही काम करता है, और जहां निकलते हैं वही काम करते हैं। तो टोलिन जो होता है, टोलिन एंजाइम, ये टोलिन एंजाइम हमारे लार में होता है, स्टार्च को माल्टोज बदलता है और इसमें एवरेज एंजाइम घुल जाता है। तो स्टार्च का पचन कहां होता है? मुख से शुरू होता है। कार्बोहाइड्रेट होता है स्टार्च, पॉलीकार्बोहाइड्रेट होता है स्टार्च, यानी कार्बोहाइड्रेट का पचन हमारे शरीर से प्रारंभ होता है। किसका? वो भी स्टार्च का। एक लार में दूसरा एंजाइम होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत कम मात्रा में होता है। नहीं, HCl नहीं, लाइसोजाइम। कौन सा? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एक एंजाइम ये होता है। लाइसोजाइम जो होता है हमारे भोजन में जो हानिकारक पदार्थ हैं, जीवाणु हैं, बैक्टीरिया जो घुस गए, उनको मारने का काम ये एंजाइम करता है। कौन सा? लाइसोजाइम। हमारे पसीने में भी यही एंजाइम होता है, और इसी एंजाइम की खोज सबसे पहले करी गई थी। किसकी? लाइसोजाइम की। सबसे पहली खोज इसी एंजाइम की करी गई थी। हमारे पसीने में भी यही है और हमारी लार में भी ये होता है। और कौन सा? टोलिन। इसको कई बार इसको बोलते हैं टोलिन, बोलते हैं इसको कई बार, कई बार इसका नाम ये भी आता है टोलिन। एक नाम क्या है? टोलिन, या कौन सा? टोलिन भी बोलते हैं इसको, इसी एंजाइम को। तो स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट पचता हमारे मुख से। यह एंजाइम हानिकारक बैक्टीरिया को मारता है, जीवाणु को मारने का काम करता है। यही हमारे पसीने में होता है, और यही इसी को सबसे पहले करी गई थी। तो हमारे मुख से क्या पचता है? स्टार्च पचता है। एंजाइम मूलतः क्या है? एंजाइम मूलतः प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? ट्रिप्सिन। कौन सा? ट्रिप्सिन एंजाइम होता है प्रोटीन के पाचन में, जो निकलता है कहां से? आमाशय से। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहां होता है इकट्ठा? हमारे जो है ना लीवर में इकट्ठा होता है। कहां होता है? लीवर में इकट्ठा होता है, यकृत में होता है। यकृत को ही लीवर कहते हैं, और लीवर को ही जिगर कहते हैं। और यकृत के बहुत सारे काम हैं। अगर शरीर में कोई अंग काम करता है तो सबसे ज्यादा काम लीवर करता है। हार्ट का तो एक ही काम है, ब्लड को पंप करना बस। किडनी एक ही काम है, ब्लड को साफ करना। लेकिन लीवर सबसे ज्यादा काम करता है, इसलिए लीवर का हेल्दी होना बहुत जरूरी है। लीवर का एक तो काम क्या है जो बहुत महत्वपूर्ण काम है? ये पित्त बनाता है। क्या बनाता है? पित्त बनाता है। और ये पित्त इकट्ठा होता है पित्ताशय में। इकट्ठा इसे बोलते हैं इंग्लिश में गॉल ब्लैडर। किसको? पित्ताशय को। इसी में होती है पथरी, पित्ताशय में। तो पित्त कहां बनता है? पित्त लीवर में बनता है, यानी यकृत में बनता है। इकट्ठा कहां होता है? पित्ताशय में। अब यहां से पित्ताशय से एक जो पित्त होता है वो आग के ग्रहणी में मिलता है। ग्रहणी किसका भाग है? ग्रहणी, इसे बोलते हैं ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं इसको? इसे बोलते हैं ड्यूडेनम। ये छोटी आंत का भाग है। तो पित्त इसमें आके मिलता है ग्रहणी में। तो ग्रहणी में जो ऊपर से भोजन आता है उसको पचाने का काम पित्त करता है। पित्त में कोई भी एंजाइम नहीं होता। पित्त केवल एंजाइम के लिए उत्प्रेरक का काम करता है। उत्प्रेरक यानी एंजाइम निकलने की प्रक्रिया को तेज करता है, तीव्र करता है कि एंजाइम तेजी से निकले। तो गॉल ब्लैडर जो होता है, पित्ताशय जो होता है, वो लीवर से जुड़ा होता है। किससे? लीवर से। और यही इकट्ठा होता है पित्त। पर बनता कहां है पित्त? बनता है लीवर में, यकृत में। एक तो काम बहुत इंपॉर्टेंट ये क्या। दूसरा काम जो है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारी बॉडी में होता है उसको ग्लाइकोजन में बदलकर यकृत अपने पास रखता है। ऐसा काम जो यकृत करता है वो किसके माध्यम से करता है? वो करता है इंसुलिन के माध्यम से।
इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन्स जो है ये प्रोटीन हार्मोन्स है, ये भी ध्यान रखना आपको। इंसुलिन जो हार्मोन्स है ये कैसा है? इसकी प्रकृति, इसकी प्रकृति प्रोटीन की है, ना कि एस्ट्रॉयड है। जबकि होता है जैसे एक होता है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, और जैसे आपका होता है जो लिवर के जो किडनी के ऊपर एड्रेनलिन ग्रंथियां, वो हार्मोन्स एस्ट्रॉयड है। ये कैसा हार्मोन्स है? प्रोटीन हार्मोन्स। इंसुलिन हार्मोन्स एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करता है, कौन? इंसुलिन, और लीवर के पास इकट्ठा करता है। ये इंसुलिन हार्मोन्स करता है। बेंटिंग और बेस्ट, बेंटिंग और बेस्ट ने इसकी खोज करी थी। बेंटिंग और बेस्ट दो वैज्ञानिकों ने इसकी खोज करती है इंसुलिन की। इंसुलिन अगर कम निकलेगा तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में क्या बदलेगी? कम बदलेगी। जब इंसुलिन कम निकलेगा तो ये क्या बदलेगी? कम बदलेगी ग्लाइकोजन में। जब ये ग्लाइकोजन में कम बदलेगी तो इसके पास क्या आएगी? कम आएगी। तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। उसे बोलते हैं शुगर की बीमारी। क्या बोलते हैं? शुगर या डायबिटीज बोलते हैं उसको। रक्त में ग्लूकोज बढ़ना क्या है? शुगर है या डायबिटीज है। तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ना शुगर या डायबिटीज होता है। कब बढ़ता है वो? इंसुलिन की वजह से बढ़ता है। इंसुलिन अगर कम हो जाए और ज्यादा हो जाए तो जो आवश्यक ग्लूकोज है वो भी कहां बदल देगा? ग्लाइकोजन में। वो कहां इकट्ठा कर देगा? यकृत में। उसे बोलते हैं हाइपोग्लासीमिया। जब ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो उसे बोलते हैं हाइपोग्लासीमिया। ये बहुत भयानक बीमारी होती है हाइपोग्लासीमिया भी। ये यकृत का नाम ग्लूकोज कम होने से होती है और डायबिटीज ग्लूकोज बढ़ने से होती है। इकट्ठा कहां होता है? यकृत में होता है। अब यकृत इसका करता क्या है? इसका ग्लाइकोजन का, जब शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है और हमारे में ग्लूकोज नहीं होता तो ग्लूकोगोन हार्मोन्स, ग्लूकोगोन, कौन सा हार्मोन्स? ग्लूकोगोन हार्मोन्स इस एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदल देता है और हमारा शरीर अनवरत रूप से काम करता है। मतलब आपने कोई फास्ट रखा, व्रत रखा, आप भूखे रह गए पूरे दिन, कुछ नहीं खाया आपने, फिर भी चाहिए एनर्जी। तो एनर्जी कहां से आएगी? इससे, यकृत से। इसके पास क्या रखा हुआ? ग्लाइकोजन। कहां बदलेगा ये? ग्लूकोज में। कौन बदलेगा? ग्लूकोगोन। ग्लूकोगोन बदलेगा इस ग्लूकोज किसको? ग्लूकोज में। ये काम किसका सारा काम? ये यकृत करता है, लीवर करता है। यकृत मानव मांसपेशी में ऊर्जा जमा होती है। कहां? ना ग्लाइकोजन रूप में। किस रूप में जमा होती है? ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ग्रंथि किसको कहते हैं? ग्लांस बोलते हैं इंग्लिश में। ग्रंथि उसको बोलते हैं जो कुछ पदार्थ, जो ऐसा अंग जो किसी पदार्थ को स्रावित करता है, यानी किसी द्रव को स्रावित करता है, किसी पदार्थ को स्रावित करता है यानी निकालता है। क्या करता है? निकालता है, स्रावित करता है, उसे बोलते हैं ग्रंथि। ऐसे जैसे हमारी जैसे ना ग्रंथि, जो सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो यकृत है। कौन सी? यकृत। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर, क्योंकि पित्त बनाती है, पित्त निकालती है। तो यह ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय शरीर की मात्र मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि उसको बोलते हैं जो हार्मोन्स और एंजाइम दोनों निकालती हैं, है ना। यकृत निकालते हैं केवल एंजाइम, जिससे निकालता है पित्त। तो पित्त में एंजाइम तो होता नहीं है, पर पित्त तो स्रावित करता है, तो ग्रंथि होगी। अग्नाशय कैसी ग्रंथि है? ये मिश्रित है, ये हार्मोन्स भी निकालती है, ग्लूकोगोन और आपका इंसुलिन हार्मोन्स, और ये एंजाइम भी निकालती है। पूर्ण पाचक रस इसी से निकलता है। इसी से निकलने वाले रक्त में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम भी, और आपका जो लाइपेज है वो भी, और कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला एंजाइम भी, एमाइलेज, इसी से निकलता है, अग्नाशय से। ठीक है ना। चलिए, लाग छोटी होती है, इनकी संख्या लेकिन 6 होती है। ध्यान रखें आप, कितनी लाग ग्रंथि हमारे मुख में? 6 होती है। अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं एड्रिनल को, जो कि किडनी के ऊपर होती है। इनकी संख्या 2 होती है, एक किडनी इधर, एक किडनी इधर, तो ऊपर होती है दोनों, उन्हें बोलते हैं अधिवृक्क, यानी वृक्क के ऊपर की ग्रंथि। तो वृक्क मतलब कौन? किडनी। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 2। ये कितनी होती है? 6। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? बताता भी, कहां बनता है पित्त? और यहां क्या होता है? पित्त इकट्ठा होता है यकृत में, लीवर में। तिल्ली यकृत का ही भाग है। तिल्ली किसका भाग है? यकृत का। इसी तिल्ली को स्प्लीन बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? स्प्लीन बोलते हैं। इसे ही बोलते हैं आरबीसी की कब्रगाह। स्प्लीन क्या बोलते हैं? आरबीसी की कब्रगाह। यहीं पर सब समाप्त होती है आरबीसी, स्प्लीन में, तिल्ली में। कौन सा एंजाइम प्रोटीन अमीनो अम्ल में विघटित करता है? कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में तोड़ता है? मैंने आपको कल बताया था कि जो इतना प्रोटीन, वो प्रोटीन जो होता है अमीनो अम्ल का बना होता है। किसका? अमीनो अम्ल। पहले प्रोटीन को एंजाइम तोड़ते हैं। एंजाइम टूटने के बाद, जब भी टूट जाता है एंजाइम, इसको तोड़ते हैं प्रोटीन को, ये अमीनो अम्ल में टूटता है। किसमें? अमीनो अम्ल में। और प्रोटीन बनते किससे है? ये बनता भी तो अमीनो अम्ल से ही है। किससे बनता है? अमीनो अम्ल, जो 20 से 22 होते हैं। किससे बनता है प्रोटीन? प्रोटीन अमीनो अम्ल से बनता है, 20 से 22 अमीनो अम्ल से। जब हम खाते हैं प्रोटीन तो एंजाइम तोड़ते हैं, किसमें? उसको अमीनो अम्ल में। अब ये अमीनो अम्ल ही हमारे रक्त में मिलता है। कहां मिलता है? रक्त में। रक्त से कहां पहुंचता है? कोशिका के पास पहुंचता है। कोशिका। और कोशिका से क्या होता है फिर? कोशिका से राइबोसोम, जो आरएनए के बने होते हैं, इस अमीनो अम्ल को वापस प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यह पूरी प्रक्रिया है। कैसे? 20 से 22 अमीनो अम्ल से क्या बना हुआ? प्रोटीन बना हुआ। क्या बना हुआ? प्रोटीन। 20 से 22। अब प्रोटीन में कौन तोड़ रहा है इसको? एंजाइम तोड़ रहा है। किसमें? अमीनो अम्ल में। अमीनो अम्ल कहां रहे? रक्त में। रक्त से कहां गए? कोशिका के पास। और यहां पे कौन था? आरएनए। उसने फिर वापस क्या बना दिया? प्रोटीन बना दिया। ये पूरी प्रक्रिया है जो हमारे शरीर के अंदर संपन्न होती है। तो कौन सा एंजाइम प्रोटीन को अम्ल अम्ल में तोड़ता है? वो होता है पेप्सिन एंजाइम। कौन सा? पेप्सिन एंजाइम होता है जो किसे तोड़ता है? अमीनो अम्ल में, जो हमारे आमाशय से निकलता है। पेप्सिन एंजाइम तो तोड़ता है। जितने एंजाइम है सब ये काम करते हैं। कौन सा आहार मानव शरीर में नए उत्तकों की वृद्धि के लिए पोषक प्रदान करता है? पनीर। क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें होता है प्रोटीन। पनीर में क्या है? प्रोटीन है। और हमारे शरीर की मरम्मत कौन करता है? प्रोटीन करता है। घाव कौन भरता है? प्रोटीन भरता है। सब्जी में होता है प्रोटीन। फलों में तो ज्यादातर किसमें प्रोटीन है? पनीर में होता है। फंक ने किसकी खोज की थी? फंक ने विटामिन की खोज करी थी। लेकिन ध्यान रखना, विटामिन की खोज करता फंक नहीं है, विटामिन की खोज करता लुनिन है। लुनिन। जबकि फंक ने विटामिन का नामकरण किया था। और ऑप्शन में होता लुनिन तो आप लुनिन लगाते। पर क्या फंक पूछ रहा है किसने? तो विटामिन है। तो खोज करता वास्तव में कौन है? लुनिन है। पर नामकरण किसने किया था? नामकरण फंक ने किया था। तो विटामिन है ये। कौन से यौगिक को किस समूह में, निम्नलिखित से यौगिकों को किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? विटामिन को सहायक आहार कारक कहते हैं। ध्यान रखना, विटामिन क्या काम करते शरीर में? शरीर में विटामिन कोई ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, ना ऊर्जा प्रदान करते शरीर में, और ना ही शरीर में प्रोटीन बनाते हैं। लेकिन शरीर को बहुत सारी बीमारियों से, रोग से बचाने का काम करते हैं। जो शरीर की रेजिस्टेंस पावर है, प्रतिरोधक जो क्षमता है शरीर की, उसको भी यही बनाते हैं। किसको? रेजिस्टेंस पावर। कौन बनाते हैं? विटामिन। तो आप कितने भोजन कर लो, लेकिन अगर उस भोजन से विटामिन प्राप्त ना हो, रोग का निवारण ना हो, शरीर की रेजिस्टेंस पावर ना बढ़े, कितना अच्छा भोजन खा लो, आपका कोई शरीर काम नहीं करेगा। तो जो सहायक आहार कारक क्या है? वो विटामिन होते हैं। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी मात्रा किसकी होती है? मात्रा होती है वसा की। मैं बता चुका आपको। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से केवल 4.5 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और किससे? वसा से कितनी मिलती है? 9 किलो कैलोरी। कितनी? 9 किलो कैलोरी। तो ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? वसा। ये भी 1 ग्राम ही है। तो प्रति यूनिट पूछ रहा है, किसमें प्रति यूनिट?
वसा में ज्यादा है। लेकिन वसा की ऊर्जा देर से मिलती है और देर तक काम करती है, इसकी ऊर्जा तुरंत मिलती है और तुरंत काम करती है, समाप्त हो जाती है। किसकी? कार्बोहाइड्रेट की। तो प्रति यूनिट कैलोरी पूछ रहे हैं तो किसमें है? वसा में है। इसमें भी, पर इसमें क्या है? कम। इसमें भी है, इसमें भी इतनी होती है पर बहुत देर में मिलती है। सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है? मिर्च में, कुम्हाड़े में, मूली में या मटर में? मूली में नहीं होता, मटर में नहीं होता, मिर्च में होता है। और है ना, हरी मिर्च में ज्यादा विटामिन सी होता है। किसमें? हरी मिर्च में। यस, हरी मिर्च में, हरा मिर्च हो, हरा अमरूद हो, हरा सेब हो, उन सब में क्या पाया जाएगा? विटामिन सी पाया जाएगा। विटामिन सी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। घाव भरने का विटामिन सी करता है, घाव भरता है, रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाता है बॉडी की, सब कौन सा? विटामिन सी। विटामिन जो खट्टे फल साइड से पाया जाता है, जरूरी कौन सा है इसमें? खट्टे फल में सी है। विटामिन सी के क्वेश्चन सारे। विटामिन सी का मुख्य स्रोत ताजे फल, कच्चे और ताजे फल। आपको हरा अमरूद हो, हरा सेब हो, हरा आम हो, कच्चे फल में क्या होगा? विटामिन सी। पके हुए फल में विटामिन सी की मात्रा कम हो जाती है। घाव भरने में कौन सा? विटामिन सी। विटामिन सी का सबसे ज्यादा स्रोत कौन सा है? आंवला। इनमें सबसे ज्यादा अच्छा क्या है? आंवला है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। फैटी एसिड किसमें होता है? नींबू में होता है। ये किसमें होता है? इमली में होता है। क्या होता है? इमली में होता है। फिटकरी में होता है, इमली में होता है। किसका अवशोषण विटामिन सी मदद करता है? लोहे के अवशोषण में, ध्यान रखना। कैल्शियम का अवशोषण करता है विटामिन डी। कौन करता है? विटामिन डी। विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण के लिए जिम्मेदार है और विटामिन सी लोहे के लिए जिम्मेदार है, आयरन के लिए जिम्मेदार है। विटामिन कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? विटामिन सी। सारे विटामिन, ध्यान रखना, विटामिन सी शरीर में भंडारित नहीं होते। विटामिन ए लीवर में होता है, विटामिन के भी लीवर में बनता है, विटामिन डी हमारी त्वचा में होता है, पर विटामिन सी हमारे शरीर में कहीं पर भी संचित नहीं होता। इसलिए जब हमारे मूत्र में सबसे ज्यादा मात्रा होती है वो विटामिन सी की होती है। यह मूत्र के माध्यम से तुरंत बाहर निकल जाता है, तो विटामिन सी हमारे शरीर में भंडारित नहीं हो पाता है। रक्त का थक्का कौन जमाता है? विटामिन के जमाता है। रक्त का थक्का यानी इसको बोलते हैं फिलोक्विनोन। क्या नाम है इसका? फ्लोक्विनोन, क्विनोन, फिलोक्विनोन। किसका नाम है ये? विटामिन के का नाम है। फिलोक्विनोन बोलते हैं इसको, नैफ्थोनिन बोलते हैं इसको, फिलोक्विनोन बोलते हैं, फ्लोक्विनोन। एक होता है प्रोथ्रम्बिन, प्रोथ्रम्बिन। एक होता है फाइब्रोजन, फाइब्रोजिन। ये भी हमारे लीवर में बनते हैं। कहां बनते हैं? लीवर में। ये भी रक्त का थक्का जमाने में काम आते हैं। रक्त का थक्का ये भी जमाते हैं। विटामिन के तो जमाते हैं रक्त का थक्का। विटामिन के कारण प्रोथ्रम्बिन बनते हैं, और जब ये बनेंगे, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है जो लीवर में बनता है, और यही हमारे ब्लड में क्या करेंगे? रक्त का थक्का जमाने का काम करेंगे। जिस व्यक्ति में रक्त का थक्का नहीं जमता, क्योंकि 2 मिनट से लेकर 8 मिनट के बीच में रक्त का थक्का जम जाना चाहिए, अगर नहीं जमता है तो बीमारी होती है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता, उसे बोलता है हीमोफीलिया। उसमें हमारे लीवर में प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनता, ये प्रोटीन। आप कितना विटामिन के खा लो, अगर आपको हीमोफीलिया है जो कि अनुवांशिक बीमारी है, ये जैसे ना वनरानता, ऐसी हीमोफीलिया है, तो प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा। आप कितने विटामिन के खा लो, जब ये नहीं बनेगा लीवर में तो आपका ब्लड नहीं जमेगा थक्का। कहीं कट गया तो पूरा ब्लड का जगह वो बह जाएगा। सूर्य किरणों में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन डी होता है। विटामिन डी सूर्य किरणों में नहीं होता, ध्यान रखना।
विटामिन डी जो होता है इसका नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है इसका? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल इसका नाम है। ये विटामिन डी धूप में होता नहीं है, वास्तव में विटामिन डी हमारे शरीर में इर्गेस्टिरोल, इर्गेस्टिरोल एक हार्मोन होता है। एक होता है हार्मोन, कौन सा? इर्गेस्टिरोल। यह हमारी त्वचा में होता है इर्गेस्टिरोल। इस हार्मोन पर जब धूप की किरणें पड़ती हैं तो विटामिन डी जो हम लेते हैं बाहर से, वो विटामिन डी फैल जाता है इस हार्मोन की वजह से। और जो कैल्शियम हमारे ब्लड में, वो हमारी हड्डी में जमना शुरू होता है। सूरज की किरणों में विटामिन नहीं होता है डी, हमारे शरीर में जो इर्गेस्टिरोल है इसकी वजह से विटामिन डी कैल्शियम को संचित करना शुरू करता है, ठीक ना। तो इसे बोलते हैं धूप का विटामिन। किसको? विटामिन डी को। नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। इर्गेस्टिरोल हार्मोन से जो हमारी बॉडी में पाया जाता है। कोल्किसिफेरॉल किसका? विटामिन डी का नाम है। रतुंदी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है रतुंदी। क्या नाम है इसका? रेटिनोल। रेटिनोल किसका नाम है? रेटिनोल विटामिन ए का नाम है, रेटिनोल। ये संक्रमण रोधी विटामिन भी है। संक्रमण रोधी विटामिन बी, एंटी इन्फेक्शन विटामिन यही होता है, विटामिन ए। नाम क्या है? नाम रेटिनोल। सबसे महत्वपूर्ण स्रोत गाजर और मछली का जो ना तेल, मछली इसका बहुत बड़ा स्रोत है विटामिन ए का। मछली का तेल वगैरह बहुत बड़ा स्रोत है। गाजर तो विटामिन ए, रेटिनोल है, संक्रमण रोधी विटामिन है। ये इन्फेक्शन को रोकता है विटामिन। मानव शरीर में विटामिन ए कहां होता है भंडारित? विटामिन आपको लीवर में होता है। कहां होता है? लीवर में, यकृत में होता है। विटामिन ए भंडारण कहां होता है? लीवर में होता है। बट बच्चे कौन सा एक विटामिन ए की प्रचुरतम स्रोत है? सेब, अमरूद, पपीता, आम। पपीता विटामिन ए का, पपीता नहीं है, विटामिन ए, सेब, एप्पल, ये विटामिन ए का सबसे बड़ा स्रोत, बहुत बड़ा स्रोत है गाजर के बाद। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत ताड़ का तेल, गेहूं, अंकुर तेल, राई, सरसों का तेल, का तेल। विटामिन ई क्या होता है? विटामिन ई टेकोफेरोल। विटामिन को ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। किसमें होता है ये? अंकुर का तेल, गेहूं अंकुर का ना, ये कोई भी अंकुरित अनाज हो उसके अंकुर जो तेल होता है उसमें ज्यादा तेल होता है। अंकुरित अनाज कोई भी, उसमें विटामिन ई सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अब बाकी जो क्वेश्चन आपका वो कल करेंगे। जो लोग पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। चलिए, जय हिंद, जय भारत।